हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस में आज हम 15 अगस्त 2024 का दिन के रूप में जो है एक स्पेशल इश्यूज रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस और उसका ऐतिहासिक विरासत यानी उसके ऐतिहासिक विरासत को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज पहले तो आप सभी लोगों को जो भी देख रहे हैं उनको 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, जब से हम आज़ाद हुए हैं, जब से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जो भाषण दिया है, तब से हर साल हम लोग धार्मिक रूप से इसे आयोजन को करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे अगर देखा जाए देश के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कई सारी चीज़ें उस दिन हमें मिली थी और उसके लिए हमने बहुत कुछ कीमत चुकाई है और बहुत सारी चीज़ों को अभी हमें आगे करना है। इसको पूरी तरह से समझने को लेकर हमें स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। और उसी लिए हम अगर आज देखें कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस का अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, तो उसको हम ऐतिहासिक यानी जो हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इसका थीम क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, और इसके बाद हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। और अंत में कुछ उन उद्घोष या कह सकते हो ना, जो वो नारे थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उनमें से कुछ 4-5 नारों के बारे में भी बताएंगे। तो अगर देखा जाए कि 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आज मनाया जा रहा है, ये हर वर्ष की भांति इस बार भी 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है और देश के आज़ाद हुए आज 77 वर्ष पूरे हो गए हैं और 78वां वर्ष शुरू हो गया है, इसलिए इसको 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह कहा जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वह विकसित भारत है, डेवलप्ड इंडिया। और पिछले यानी जब भारत पिछले यानी जब 75वां मना रहा था स्वतंत्रता दिवस, तब प्रधानमंत्री ने जो है एक नारा दिया था, इंडिया 2047, और उसको एक अमृत काल के रूप में किया था, जो कि चल रहा है कि जब देश 100 वर्ष में पूरा होगा, देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा हो, तो देश ने एक लक्ष्य रखा है, खुद को एक विकसित भारत बनाना। उसी की प्राप्ति के दिशा में उसको महत्व रखते हुए विकसित भारत का थीम रखा गया है। और हमें अपने आज़ादी का जो समारोह है उसको समझना है, उसको मनाना है, उसको दिल से करना है और उसके बारे में जानना है। तो जानने के क्रम में अगर हम चले, यानी जाने कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, उसको अगर हम सबसे पहले समझे, तो देखिए, भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में धार्मिक रूप से मनाया जाता है। और ये याद दिलाता है क्या, 200 से अधिक वर्षों के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्ति। यानी जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो क्या याद दिलाता है, 200 वर्षों की ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्ति, उसी की याद दिलाता है। और उसकी मुक्ति के दौरान भारत ने जो कुछ भी, यानी जो हम प्राप्त किए थे, नियत के साथ समझौता किए थे, उसमें जो कुछ भी हमने बलिदान, और क्या याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की जो यात्रा में हमने बलिदान दिया था, कई सारे महत्वपूर्ण आंदोलन हुए थे, प्रमुख नेताओं का उदय हुआ था, जिन्होंने भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके साथ साथ हम इन्हें भी याद करते हैं। और इस दिन के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए उस ऐतिहासिक संदर्भ में गहराई से जाना आवश्यक है, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और उस जटिल गतिशीलता का जिसने देश की स्वतंत्रता को मार्ग प्रशस्त किया। अगर यानी देश की स्वतंत्रता को समझना, स्वतंत्रता दिवस को समझना है, उसके पूरे मर्म को समझना है, तो हमें इसके ऐतिहासिक विरासत में जाना ही होगा कि कैसे क्या परिस्थितियाँ थी जिन्होंने स्वतंत्रता के रास्ते को, स्वतंत्रता के मार्ग को प्रेरित किया, और वो क्या गतिशीलता थी, डायनेमिज्म थी, जिसने स्वतंत्रता के मार्ग को प्रभावित किया। तो सबसे पहले देखना शुरू करते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन या यूरोपीय औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना। देखा जाए कि अगर हम कहें कि हमारा जो ये मना रहे हैं वो क्या है, स्वतंत्रता दिवस। हम गुलाम थे, स्वतंत्र हुए, किससे, अंग्रेजों के उपनिवेशिक शासन से। सिर्फ किसी एक शासन से नहीं, उसकी पूरी उपनिवेशिक व्यवस्था से हम
आज़ाद हुए। देखेंगे कि पूरे हुए कि नहीं हुए, उसको हम समझेंगे। लेकिन ये है कि ये बताया जाता है कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है वो बताता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद से हमारे लिए आज़ादी थी। तो इसलिए जो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध हमारी जो है प्रतिक्रिया या हमारी लड़ाई है। ब्रिटिश या यूरोपीय शक्तियाँ 15वीं शताब्दी से शुरू होकर 16वीं शताब्दी तक जो है प्रारंभ में आना शुरू हो गया। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए, डच के बाद फ्रांसीसी आए और लास्ट में अंग्रेज आए। लास्ट में आए तो, लेकिन ये 17वीं शताब्दी के शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके और फिर ये एक तरह से देखा जाए कि भारत में अगले 200 सालों तक एक तरह से स्थायी शक्ति के रूप में हो गई। अगर इनकी देखा जाए कि शुरुआत में ये कंपनी व्यापार में शामिल थी, लेकिन धीरे धीरे यह भारत में राजनीति भी करने लगी और प्रशासन में भी तेजी से शामिल हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य से 1757 में जब प्लासी की लड़ाई होती है, उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत के बड़े हिस्से के रूप में अपने को एक शासक के रूप में स्थापित कर लिया। और उसके बाद कंपनी की शासन की जो विशेषता थी वह था आर्थिक शोषण, दमनकारी कराधान, पारंपरिक भारतीय उद्योगों का क्षरण, जिसमें भारतीय आबादी के व्यापक गरीबी और संदेश फैल गया था। देखिए, अंग्रेज वहाँ से यहाँ आए क्यों थे? पहले तो आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को उन्होंने देखा और उनको लगा कि अगर हम व्यापार यहाँ कर रहे हैं तो हमें यहाँ से सामान ले जाके वहाँ बेचना पड़ता था यूरोप में, तो वहाँ का पैसा यानी वहाँ से कुछ चीज़ें ला के यहाँ खरीदनी पड़ती थी यहाँ से, और हमारा व्यापार हैवली हमारी तरफ झुका हुआ था। अगर उस समय के आंकड़े देखें तो भारत में अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के रूप में देखें, यानी कि आप क्रय शक्ति समता के रूप में देखें, तो भारत उस समय दुनिया की जीडीपी का लगभग 25% या 24% का योगदान करता था। और जब अंग्रेज़ 200 साल के बाद हमको लूट के छोड़े तो हम मात्र 5% ही जीडीपी का, विश्व के जीडीपी का 5% ही रह गए थे। आज भी बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी हम 9% के आसपास पहुँचे हैं। तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों ने हमें शोषण किया, क्योंकि वो जो व्यापार करने आए थे उसमें वहाँ का बुलियन या वहाँ की मुद्रा भारत आ रही थी और ये वहाँ के लोगों को अखर रहा था। ऐसे में उन्होंने सोचा कि कहीं यही का पैसा से हम अगर करके वहाँ व्यापार करें तो हमें जो है वहाँ का पैसा यहाँ नहीं आएगा और हमको लाभ भी होगा। और फिर धीरे धीरे करते करते पूरी भारतीय व्यवस्था जो है वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का जो है गुलाम बन के रह गई। हम तो गुलाम बने ही बने, हमारी पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की गुलाम बन के रह गई। वो पूरा काम जो है ब्रिटिश के भलाई के लिए ही किया गया। और अंग्रेज़ों ने, याद रखिएगा, वो औपनिवेशिक शासन थी, उसने अच्छा बुरा जो भी किया था वो अपने औपनिवेशिक सत्ता को बचाए रखने के लिए कहा था। जो कुछ कहते हैं कि ट्रेन आ गया, अंग्रेजी शिक्षा दी, वो ये सब उन्होंने किया अपने उपनिवेशवाद को बचाए रखने के लिए, चाहे मजबूरी में चाहे स्वेच्छा से। ठीक है, तो ये प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का शासन आया, लेकिन 1857 में भारतीयों ने एक विद्रोह किया जिसे वो सिपाही मिटोनी कहते हैं, जबकि भारत सरकार का ऑफिशियल है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश जो सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन को चल गया। देखा जाए तो हम ब्रिटेन के रानी राजा का हम जो है नागरिक हो गए, लेकिन हमारी व्यवस्था में कुछ बदला नहीं, वो केवल एक नाम बदला, गवर्नर जनरल वायसराय हो गए, लेकिन काम वही होता रहा, बल्कि और सख्त नीतियाँ लाई जाने लगी देश के शासन करने को लेकर। फिर वहाँ से धीरे धीरे उसमें बदलाव हुआ। अंग्रेज़ों ने विद्रोह को, ये 57 के विद्रोह को दबाने के लिए जो कोशिश की थी उसने हमें गहरा घाव तक दे दिया था, और जिसके कारण जो है हम तीव्र इच्छा हो गई थी कि हम इसको स्वतंत्रता दिलाएं। ऐसे में शुरुआत में आंदोलन होता है राष्ट्रवाद का उदय और प्रारंभिक आंदोलन। देखिए, 19वीं सदी में जो भारत में राष्ट्रीय राष्ट्रवाद का उदय होता है वह विभिन्न कारकों से प्रेरित था। इसमें भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक सुधार और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, ये सब कुछ मिला जुला जो है रूप था वह हुआ था। और भारत का राष्ट्रवाद का उदय एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उपनिवेशिक शासन के अन्याय के बारे में बढ़ती जागरूकता से भी प्रेरित था।
यानी जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चला उपनिवेशवाद के विरुद्ध, उसमें जब हम लोगों बहुत सारे विचारकों ने 1857 की क्रांति के बाद जब आधुनिक शिक्षा ये सब आने लगी, विचारकों ने समझा कि भारत आखिर गुलाम क्यों है। तो ये समझ में आया कि भारत बटा हुआ है, भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना कहीं क्षीण हो गई है, और उसको लाने के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन चला जिसमें राष्ट्रीय चेतना को लाना था। उसमें कुछ पश्चिमी विचारकों का प्रभाव था जो आप पाश्चात्यवादी विचारधारा के आधार पर लाने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ हमारे परंपरागत जो सांस्कृतिक विरासत थी उसके आधार पर राष्ट्रीय चेतना बढ़ा रहे थे। लेकिन दोनों का काम था राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाना, क्योंकि औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध लोगों को एकजुट करना था। और इसी में एक शुरुआत होती है, एक तरह से एक घटना है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन जो प्रमुख घटना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। हालांकि इसके गठन में एक अंग्रेज अधिकारी का योगदान है, लेकिन अपने गठन के कुछ वर्षों बाद से ही शुरुआत में भले कांग्रेस ने जो है ऐसा मांग की, प्रतिनिधित्व की मांग की, यानी सॉफ्ट अप्रोच रखा, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज इसके प्रति विद्रोह का यानी आप विरोधी अवधारणा कठोर रखना शुरू करते गए, वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में भाग हो गया। जैसे जैसे ब्रिटिश अड़ियल रवैया स्पष्ट हो गया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की तरफ कांग्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ गई। इसमें कई सारे नेता आए, बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये सब प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने राष्ट्रवादी आंदोलन के शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। उनका एक प्रसिद्ध उद्घोष नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी कि जो सेल्फ रूल है, स्वराज है, वो कोई ये नहीं, वो फंडामेंटल है, वो मूल है, जन्म से हमें मिला है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसने भारतीयों में प्रतिरोध की भावना का विकास किया है। ठीक है, इसके बाद का चरण जो आता है, इसी में जैसे कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने ये जो विकास हुआ है उसमें डायनेमिज्म भी हुआ है। हमने कुछ मांग की, उसके विरोध में अंग्रेजों ने कुछ किया, हमारे राष्ट्रवाद को तोड़ने पे फिर उसकी प्रतिक्रिया हुई। जैसे 1905 का कर्जन, बंगाल में जब जो है राष्ट्रवादी भावनाएं थोड़ी ज़्यादा तेजी से उभर रही थी, तो एक आए थे लॉर्ड कर्जन। उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कोशिश की कि बंगाल का इस तरह से विभाजन किया जाए कि बंगाल में बंगाली भाषी अल्पसंख्यक हो जाए और हिंदू मुस्लिम में भी धर्म सांप्रदायिक आधार पर भी विभेद किया जा सके, ताकि वहाँ राष्ट्रवादी भावना को तोड़ा जा सके। लेकिन बंगाल विभाजन के प्रभाव स्वरूप देश में स्वदेशी की भावना का जन्म होता है, और स्वदेशी की भावना अपने एक उसके दोनों, एक तो राष्ट्रीय चीज़ें थी कि लोगों को आर्थिक रोजगार भी मिलता था, साथ ही में चूंकि अंग्रेज यहाँ पे आए थे आर्थिक हितों के लिए, हमें आर्थिक दृष्टि से लूटने आए थे। औपनिवेशिक व्यवस्था आर्थिक शोषण पे ही जुड़ी होती है। ऐसे में हम अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो जो ब्रिटेन से, मैनचेस्टर से जो कपड़े आते थे या जो भी चीज़ें आती थी जिनका वो यहाँ पे मुक्त व्यापार के रूप में निर्यात करते थे, वह कम होगा, तो कहीं ना कहीं उनका औपनिवेशिक हित प्रभावित होगा। तो ये सब सारी चीज़ें शुरू हुई और अंततः ये काफ़ी जो है सफल आंदोलन कह सकते हो उस समय का स्वदेशी आंदोलन, जिसके कारण 1911 में भारत के विभाजन को बंद कर देना पड़ा। लेकिन एक और अंग्रेजों ने एक और विभाजन शुरू कर दी थी 1909 के साथ ही। हालांकि उसकी शुरुआत बहुत पहले जनगणना से ही शुरू कर दी थी कि एक भारत को एक सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश करना अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। हालांकि राष्ट्रीय आंदोलन में जो हम अगला चरण है उसमें बहुत डिटेल में समय में नहीं जाएंगे, वह लोग पढ़िएगा कैसे विकास हुआ। गांधीवादी युग एक आता है, जो गांधी जी हालांकि भारतीय राजनीति में 15 में ही आ गए थे भारत में। मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था। वो अफ्रीका से आए थे और अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे थोड़ा बहुत नाम कमा लिया था, काफ़ी कुछ नाम कमा लिया था, थोड़ा बहुत क्या। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो कुछ नया चीज़ दिया, ऐसा चीज़ दिया जो भारत के लिए क्या पूरे दुनिया के लिए नया था, वो प्रतिरोध के अहिंसक सिद्धांत दिए। जैसे एक होता ना कि सही लक्ष्यों के लक्ष्य सही हो तो आप कोई भी रास्ते अपना सकते थे। गांधी जी का कहना था कि सही लक्ष्य के लिए सही रास्ते भी होने चाहिए, यानी साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रतिरोध का अहिंसक या सत्याग्रही सिद्धांत दिया।
और इसमें इन्होंने कई आंदोलन किए, छोटे मोटे तो उन्होंने शुरुआत जैसे चंपारण किया, अखेड़ा किया, वो मिला जो किया, लेकिन जो मेन राष्ट्रीय स्तर के 3 आंदोलन थे उनके जो है, पहला था असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, फिर चला सविनय अवज्ञा, और ये फिर भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी की जो अगर कहें प्रतिरोध की जो विचारधारा थी वो तो सत्य और अहिंसा से थी। एक तो उनका नैतिक दर्शन था, दूसरा लोगों का मानना था कि ये सत्य और अहिंसा यानी अहिंसक होने के कारण वो ज़्यादा बड़े व्यापक वर्ग यानी महिलाओं को, कमज़ोर वर्गों को, व्यापारियों को वो उस आंदोलन से जोड़ने में सक्षम हो गए, जबकि आक्रामक या हिंसक में ये लोग थोड़ा सा कटे रहते थे और गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहते थे। दूसरी रणनीति उनकी थी कि उनके आंदोलन एक लगातार नहीं थे, वो मिलिट्री वालों की तरह नहीं थे, थकने के पहले आराम कर लो, वैसे ही सिद्धांत था कि वो पहले संघर्ष करते थे, फिर आराम करते थे, फिर संघर्ष करते, यानी संघर्ष विराम संघर्ष का उनका जो है तरीका था। उन्होंने संघर्ष किया, बीच में विराम किया, फिर संघर्ष किया, फिर विराम किया, फिर संघर्ष। उसके बाद तो जनता ने ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके बाद से शुरुआत भले गांधी जी और नेताओं ने किया था, उसके बाद तो वो आंदोलन भारत की जनता का हो गया था। उसके बाद ये अंग्रेज़ों को भी समझ में आ गया था, लोगों को भी समझ में आ गया था कि उपनिवेश का फल पक चुका है, आज ये ख़त्म हो उपनिवेश, कल ख़त्म होने में लगभग 5 साल लग गए, लेकिन उसका हमें जो है एक आज़ादी मिली, लेकिन उसके कुछ दुखद परिणाम भी रहे, उसको हम अभी आगे देखेंगे। जरा गांधीवादी आंदोलन को देख लेते हैं। तो जो पहला प्रमुख आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में चला था। गांधी जी ने इसमें कहा था कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो अनैतिक है और कोई भी नागरिक किसी भी अनैतिक सत्ता के प्रति असहयोग कर सकता है। क्यों अनैतिक है उसके प्रति उन्होंने कहा कि 2 घटनाएं हुई थी। 1919 वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो एक काफ़ी वो घटना थी। रॉलेट सत्याग्रह आया था, तो ये चीज़ें और ख़ास तौर से खिलाफत का भी आंदोलन चल रहा था। ये सब चीज़ों का मिला जुला प्रभाव से गांधी जी ने दर्शाया, जलियांवाला बाग से, रॉलेट से कहा कि अपने को नैतिक कहने वाले भी अनैतिक शासन व्यवस्था है और अनैतिक शासन व्यवस्था के साथ सत्याग्रही सहयोग नहीं कर सकता है, और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। हालांकि ये शांतिपूर्ण ही आंदोलन था, लेकिन बाद में हिंसक होता गया, थोड़ा लंबा हुआ तो लोगों की धैर्य चुकता है। कहा जाता है कमज़ोर लोगों में आक्रामकता आती है। तो गांधी जी तो खैर बहुत महान विचारधारा जो है आत्मबल के थे, लेकिन आम जनता में कहीं न कहीं कमजोरी आने लगती है। चौरी चौरा में एक थाना फूका गया, उसके बाद गांधी जी ने चीज़ों को समझा और इस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद वो अपने जो है लग गए अपने रचनात्मक कार्यों में विराम के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों को इसमें जोड़ा जा सके। दूसरा उनका राजनीतिक आंदोलन चला सविनय अवज्ञा, जो 30 से 34 के बीच में चला था, और ये प्रसिद्ध नमक मार्च। इसमें उनका कहना है कि उत्पीड़क और आतिताई शासन के साथ हम उसके कानूनों को नहीं मानेंगे, और इसके लिए उन्होंने जो है आप कह सकते हैं प्रतीक के रूप में चुना नमक कानून को तोड़ना। उस समय नमक यानी जहाँ पे नमक बनता था वहाँ के लोग भी खुद के लिए नमक नहीं बना सकते थे, उनको अंग्रेज़ों से खरीदना पड़ता था और उसका टैक्स देना पड़ता था। तो जब गांधी जी ने नमक को चुना तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, जितना मुट्ठी नमक बना लो, उससे क्या ब्रिटिश साम्राज्य हिल सकता है। लेकिन वो भूल गए थे कि नमक हर घर में इस्तेमाल होता है, और वो एक भावनात्मक चीज़ें है कि नमक जैसी चीज़ पर तुम कर लगाते हो और अपने आप को भारत के जो है कहते हो कि हमको जो है ब्रिटेन की राजा प्रजा बनाती है, ऐसी सत्ता के विरुद्ध अवज्ञा करने के लिए। हालांकि ये अवज्ञा कैसी होगी, सविनय विनयपूर्वक अवज्ञा करने के लिए व्यवस्था इन्होंने कर दिया था। और इसमें जो है पूर्ण स्वतंत्रता, इस आंदोलन की खास बात थी कि अब इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी थी और तीव्र कर दिया, और पूरे भारत में व्यापक भागीदारी जो है इसमें देखी गई थी। हालांकि ये भी आंदोलन समय के साथ फिर ठंडा ही हुआ, गोलमेज सम्मेलन और बहुत सारी चीज़ें हुई। अंतिम जो गांधी जी का राजनीतिक आंदोलन जिसमें गांधी जी का शुरुआती भागीदार थे, बाद में तो गिरफ्तार कर लिए गए थे, वो था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। यह गांधीवादी नेतृत्व का अंतिम अभियान था।
ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करने वाले इस आंदोलन को गंभीर दमन का सामना करना पड़ा था। इसमें हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई थी। हालांकि भारतीय लोगों का संकल्प अडिग हो गया था। जैसे मैंने कहा ना कि शुरुआत में भले नेताओं ने था, बाद में ये भारत की जनता का आंदोलन हो गया। अंग्रेजों ने बहुत दमन किया। हालांकि इस आंदोलन में कई सारी हिंसक घटनाएं भी हुई, लेकिन इसके लिए गांधी जी ने अंग्रेजों को दोषी ठहराया, क्योंकि वो हिंसा जवाबी थी। हिंसा उत्पन्न करने की भूमिका जो है, उनका जो अंग्रेजों का दमन था उसके लिए भूमिका निभाया था। और परिस्थितियां भी ऐसी आ गई थी कि अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि वो भारतीयों पर अपना नियंत्रण नहीं। जब किसी से कोई कह दे कि अब तुम यहाँ से जाओ, उसके बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है कि स्वयं को, उसके बाद तो सिर्फ आप दमन के जरिए ही किसी पर शासन कर सकते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने अंग्रेजों के दमनकारी पावर को भी उजागर कर दिया था। एक तो उनकी शक्ति छीड़ हो गई थी, दूसरे जो साम्राज्य आए यहाँ पे क्यों थे, हम पे राजनीतिक सत्ता नहीं, वो हमसे लूटने आए थे। वो यहाँ हमेशा बसने नहीं आए थे, वो यहाँ से लूट के अपने यहाँ की व्यवस्था बनाने आए थे। लेकिन जब उनको यहाँ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पता चला कि उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा, 9 की लकड़ी के लिए 13 रुपये खर्च करना पड़ेगा, तो कोई व्यवस्था नहीं बनती है। और ऊपर से वैश्विक स्तर पे भी विचारधाराएं उपनिवेश के विरुद्ध होने लगी थी, खासतौर से अमेरिका के उदय के बाद। ठीक है, तो ये अगर गांधी जी की रणनीति का हिस्सा देखें तो ये क्या था, राजनीतिक एक गहन नैतिक और आध्यात्मिक दर्शन था। और ये गांधी जी मानते थे कि सच्ची स्वतंत्रता केवल अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। ऐसे में ये चीज़ें आने से कई सारे वर्गों के लोग कारावास और दमन का सामना करने के बावजूद भी गांधीवादी आंदोलन से जुड़े, क्योंकि गांधी जी ने एक बात क्या रखा कि अपने आंदोलन को जहाँ तक संभव हो सका वहाँ तक उन्होंने अहिंसक रखने की कोशिश की। गांधीवादी चरण के बाद जैसे मैंने बताया कि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। कौन सी परिस्थितियां थी? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, और उसने स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया। देखिए, अगर देखा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरू होने की, उसमें जो मेन शुरुआत थी वो यही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय लोगों से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। और यानी देखिए, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध का ब्रिटिश साम्राज्य और उसके उपनिवेशों पर शासन करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ा। युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक संसाधनों को खत्म कर दिया और वैश्विक मंच पर उसकी राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर दिया। और दुनिया भर में उपनिवेश विरोधी भावनाओं का भी उदय हो गया। एशिया, अफ्रीका में राष्ट्रवादी आंदोलन की बढ़ती ताकत ने ब्रिटेन के लिए अपने साम्राज्य को बनाए रखना असहनीय बना दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ ताकत के बल पे, फोर्स के बल पे ये व्यवस्था कर सकता था, दबा सकता था। जो नए शासन करने की जो एक्सेप्टेंस थी, जनता आपके एक्सेप्ट करे, उसमें थोड़ा डर, थोड़ी नैतिकता की जो बात थी, अब वो धीरे धीरे लोगों के सामने समझ में आ गया था कि अब भारतीय जनता ने कह दिया, जब भारत छोड़ जाओ तो छोड़ जाओ, अब यहाँ पे रहने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर देखा जाए तो भारतीय नेता, उसमें जो भूमिका की नेताओं के परामर्श के बगैर जो है युद्ध शामिल कर दिया गया था। 1942 में जब उसका दमन क्रूरतापूर्वक भारत छोड़ो आंदोलन का किया गया, वो भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक आज़ाद हिंद फौज भी गठित हुआ था, जिसने भी इसमें एक तरह से अंग्रेजों को सशस्त्र संघर्ष के द्वारा जो है हटाने की भूमिका, उसमें भी ये बात शामिल हो गया था कि अब जो है फौज के में भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे खुसफुसाहट होने लगी थी कि ये ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चलाया जा सकता था। और ये सारी बात कि युद्ध के बाद की अवधि में धीरे धीरे ब्रिटिश के दृष्टिकोण में भी बदलाव हुआ, क्योंकि 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्होंने भारत की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखती है और कहा कि वो इसे छोड़ देंगे। लेकिन मेनली स्थिति ये थी कि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि अब ब्रिटिश को 42 के बाद ही ब्रिटिश के लिए ये हो गया था कि अब वो आज जाए चाहे कल जाए। और अंतिम जो ताबूत का कील था 1946 में मुंबई में नौसैनिक विद्रोह हो गया था। यानी ब्रिटेन की सत्ता का मेन सोर्स तो जो है ब्यूरोक्रेसी और आर्मी थी, आयरन जो है फ्रेम बोला जाता था, उसमें भी जो है सेना ही थी, और उसमें भी नौसेना। जब नौसेना में भी विद्रोह शुरू हो गया तो ब्रिटिश को ये लगने लगा कि अब तो हम भारत में सत्ता को नहीं रख सकते हैं, इसलिए अच्छा है
कि यहाँ से चले जाओ। हालांकि जाते जाते उन्होंने भारत को एक दुखद घाव दिया, जिसको हम कहीं न कहीं आज तक भी वो रिश्ता है। इस राष्ट्रीय आंदोलन की आखिरी जो विरासत को समझने के पहले देखेंगे कि गांधी के साथ साथ कुछ और प्रमुख नेता थे जिनका उस आंदोलन में योगदान था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस बाबू का। बोस बाबू ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका मानना था कि जो धुरी के राष्ट्र थे, यानी जापान थे, जो इटली था या जर्मनी था, इनके साथ मिलके ब्रिटिश की सत्ता के विरुद्ध जो है सशस्त्र आंदोलन चलाना चाहिए। हालांकि इन्होंने कोशिश की, लेकिन दमन के बाद ये सफल नहीं हो पाया। जब इसके आज़ाद हिंद फौज के पकड़े गए सिपाहियों को दिल्ली में जो है उन पे मुकदमा चल रहा था, तो कहीं न कहीं उस मुकदमे ने भारत में एक राजनीतिक चेतना, खासतौर से सेना में, नौसेना में एक राजनीतिक चेतना दी, जिसके कारण अब ये लगने लगा था कि अब भाई ये नहीं हो सकता है। इसी के अतिरिक्त जो और भी नेता, उसमें जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, वो आज़ादी में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में, एक समाजवादी विचारधारा के प्रोढ़ा के रूप में वो लगे रहे। और आज़ादी के बाद उनका ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण फेमस रहा है और उन्होंने भारत को एक आधुनिक दृष्टिकोण देने में, एक धर्मनिरपेक्ष, यानी आप धर्म न कहिए पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर, और एक आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक भारत के दृष्टिकोण देने में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जहाँ तक सरदार पटेल भी एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में रहे हैं। तो किसी भी मामले में जो है, इसमें जितने भी नेता हैं वो इसको तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, सबके सब एक अपनी भूमिका रही है। जिनका नहीं बता रहे हैं उनकी भी योगदान रहा है और काफ़ी रहा है, लेकिन समय की कमी की वजह से, जैसे सरदार पटेल की भूमिका देखा जाए तो उनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और उनके कारण पूरे भारत को एकीकृत करने में मदद मिली। इसी तरह से हमारे संविधान के कह सकते हो कि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके बारे में देखा जाए तो वह समाज में हाशिए पर पड़े सबसे, यानी हाशिए पे यानी उससे नीचे कोई नहीं होता है, उसके पड़े वर्गों को उठाने के लिए उनका योगदान भी इस हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम देखें कि भारत का स्वतंत्रता मिली, जैसे बताया ना कि अब उसके बाद स्वतंत्रता ही मिलनी थी, उसके पहले स्वतंत्रता के पहले हमने एक और कीमत चुकाई, भारत का दुखद विभाजन। इसमें देखिए कि स्वतंत्रता की राह जो हमारी थी वह चुनौतियों से भरी ही रही थी, पहले से ही भरी रही थी, लेकिन यह अंतिम आते आते और भी ज़्यादा हमें कह सकते हो कि वो घाव दे कर कि वो अक्सर हमें रिश्ता रहता है। उसमें ये था कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक सांप्रदायिक तनाव जो दशकों से चल रहा था, इसमें जो अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति था, जैसे बताया था ना कि जब पहले तो उन्होंने बंगाल विभाजन किया, उसके बाद जैसे स्वदेशी, तो उसी दौरान उन्होंने एक भारत को धार्मिक आधार पे बांटने की, कि लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पे ये किया था। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में जिन्ना ने जो है एक अलग देश, एक अलग मुस्लिम देश की मांग पाकिस्तान के रूप में करना शुरू कर दिया था। और अंततः जो है ये भी देखा जाने लगा कि ये आपस में दो राज्य नहीं, मतलब एक साथ नहीं रह सकते हैं, और अंततः जो है ब्रिटिश सत्ता ने भारत और पाकिस्तान के रूप में दो जो है डोमिनियन या अधिराज्य की बात मान ली थी। 3 जून 1947 को भारत के जो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये अंतिम वायसराय, इसके बाद ये गवर्नर जनरल थे, अंतिम जो नहीं, लेकिन हाँ अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी थे। इन्होंने भारत को दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की बात कर दी। 15 अगस्त 1947 को अंततः हमें स्वतंत्रता मिली। हमने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण सुना, लेकिन उसके पहले ही भारत का एक दुखद विभाजन हो गया था पाकिस्तान के रूप में, जो आज तक जो है कहीं न कहीं हमें खुशी, जो हमारी स्वतंत्रता की खुशी थी, वो भयावता में पीड़ित हो गई थी। इतिहास में सबसे बड़ा पलायन हुआ था, कई सारे सांप्रदायिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, और वो घाव, वो पीड़ा आज भी भारत पाकिस्तान के संबंधों में कहीं न कहीं उसकी मेन भूमिका निभाती है, उसकी कड़वाहट में। तो ये रहा पूरा हमारे आज़ादी का इतिहास। अगर इसमें हम देखें चुनौतियाँ या विरासत की, आज़ादी की ज़रा समझें अगर, तो वो उपनिवेशिक व्यवस्था थी। जब अंग्रेज़ आए थे तो भारत की जो जीडीपी थी, अगर देखा जाए तो दुनिया में, दुनिया की कुल जीडीपी का जो है पीपीपी आधार पे जो है वो 1/4 या 24% थी। जब अंग्रेज़ छोड़ के गए थे तो 5% रह गया था।
उपनिवेशिक व्यवस्था आई थी तो वो राजनीतिक सत्ता ली थी, लेकिन वो हमारा आर्थिक शोषण कर रही थी। और साथ में उसने कई सारी अपने राज्य को हासिल करने के लिए कई सारी चीज़ें, जैसे उसने ब्यूरोक्रेसी बनाई थी, जैसे उसने कई सारे कानून बनाए थे, जैसे उसने जो है कई सारे विभाजन किए थे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे उसने कई सारे विभाजन किए थे अपने व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर। वो उसमें से जब हम आज़ाद हुए तो कुछ चीज़ें तो हमें हासिल हो गई, वो थी राजनीतिक स्वतंत्रता, लेकिन कई सारी चीज़ें अभी बाकी थी। सबसे बड़ी बात थी कि जो उपनिवेशिक मानसिकता थी उससे हम कैसे मुक्त हों। हमारे पास ब्यूरोक्रेसी थी, वही ब्यूरोक्रेसी थी, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी आज भी जब मैं कह रहा हूँ तो कई सारे लोगों में आज भी वो मानसिकता है कि वो शासक हैं, सेवक नहीं है। जबकि आज़ादी के बाद जनता मालिक हो गई थी, ब्यूरोक्रेसी सेवक हो गए थे, लेकिन आज भी वो नौकरशाह के रूप में वो चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो है आपका देखा होगा कि आप लोगों का जो इथिक्स पेपर लाया गया है उसमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी मालिक नहीं है, सेवक है। साथ ही साथ कई सारे जो कानून बनाए गए थे जब 1857 के बाद, विद्रोह के बाद कड़े कानून बनाए गए थे, आईपीसी थी, सीआरपीसी थी, एविडेंस एक्ट था, उसको सरकार ने भारतीय व्यवस्था, भारतीय मूल्यों के अनुरूप जो है पिछले साल उसको संशोधन कर दिया। साथ ही में जब 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था आज़ादी का, तब सरकार ने ये कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पंचामृत ले रहे हैं, जिसमें ये भी था कि हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त चाहिए, विऔपनिवेशीकरण की बात की जा रही है। और जो देश को लूटा गया था, गुलाम बनाया गया था, गुलाम बनाने के बाद जो आर्थिक शोषण किया गया था, गरीबी, अशिक्षा, सारी चीज़ें, उनसे मुक्ति के दूर करने के लिए भारत ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है कि 200 साल की गुलामी को कम से कम 100 साल के अंदर अगर हम पूरा कर सकें तो निश्चित रूप से ये भारत के लिए, भारतीयों के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। और इसी दिशा में सारा सरकार काम कर रही है। ठीक है, निष्कर्ष भी देखा जाए तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता दिवस ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह स्वतंत्रता के लिए एक लंबे और कठिन संघर्ष की परिणति है। यह उन लोगों द्वारा किए गए बलिदानों को प्रतिबिंबित करने का दिन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता और बहुलवाद के मूल्यों की सराहना की और आधुनिक भारत को परिभाषित किया। लेकिन जो कमियां रह गई हैं उनको लेकर हमें दृढ़ संकल्पित होना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। आज वैश्विक एक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस की स्थायी भावना और अपने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और न्याय आदर्शों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता हमें ये प्रदर्शित करती है। मैंने जैसे बताया था कि इसी में हम कुछ ऐसे नारों को बताएंगे जिसने भारत के लोगों को स्वतंत्रता में भागीदार बनने के लिए या स्वतंत्रता को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसमें अगर हम देखें तो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने एक जोरदार घोषणा किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा। इसने जो है भारत के लोगों में भारतीयों के स्वशासन के अधिकार को एक मौलिक बनाया कि जन्म से हमारा अपने शासन का अधिकार है। तो ऐसे में ये भी एक दोष महत्वपूर्ण है। पंडित मदन मोहन मालवीय का देखा जाए तो विनम्रता के बिना ज्ञान बेकार है। उस समय याद करिए कि ज्ञान के बारे में बहुत कुछ, खासतौर से जो है अंग्रेजी शिक्षा के आधारित ज्ञान अंग्रेज लाए ही थे, काले अंग्रेज बनाने के लिए, जो है भूरे अंग्रेज बनाने के लिए। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने कहा कि हम अगर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर वो राष्ट्र निर्माण में नहीं योगदान हो रहा है, अगर उसमें विनम्रता नहीं आ रही है, तो वो ज्ञान किसी चीज़ बेकार है, वर्थलेस है, किसी कीमत की नहीं है, वो बेकार है अगर ज्ञान में विनम्रता नहीं रहती है। हमारे आज़ादी में कई सारे कह सकते हो कि दीवाने भी रहे हैं। उसमें भगत सिंह का जो है नाम सबसे ऊपर में लिया जाता है। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था और उनका एक शक्तिशाली कथन था, जब वे उनको फांसी देने की बात आ रही थी तो वो कहते थे, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते हैं, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी अंतरात्मा को नहीं कुचल सकते। यानी ये बताता है कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भगत सिंह की विचारधारा थी, भगत सिंह की विचारधारा क्या थी? स्वतंत्रता थी, पंथ निरपेक्षता थी, कमज़ोर से वर्गों की, यानी जो समाजवादी विचार, सोशलिस्ट अप्रोच था, ये सारी चीज़ें मरने वाली नहीं है, जिसके लिए उन्होंने पूरी लड़ाई ली थी। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, अभी बताया था कि उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा।
इसने भी आज़ाद हिंद फौज और उसके बाद की जो समय रहा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की देश की आज़ादी के लिए। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। और अंततः महात्मा गांधी जी जो ने अगस्त 1942 में जो नारा दिया था वो था कि करो या मरो, डू और डाई। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, हम अपनी गुलामी को कायम होते रखते नहीं देख सकते हैं। यानी ये कहा गया था कि हम या तो स्वतंत्र होंगे या तो मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन हम अपनी गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में आज के दिन जब देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो इन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को समझना ज़रूरी है। और आगे आने वाले वर्षों में जो भारत सरकार ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, इंडिया 2047 रखा है, जिसमें हम एक कह सकते उच्च आय वाले देशों में हमारी प्रति व्यक्ति आय शामिल हो जाए, उसमें सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। इसी को साथ जो है आज हम इसको अपना अंत करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।